हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसको हम कंप्लीट कवर करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी से वन शॉट वीडियो होगी ये वाली। आपके एनसीईआरटी से वन शॉट में ये चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए इस वीडियो में एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को नेक्स्ट पेज से। हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका मतलब होगा कि हमारे आसपास जो भी मैटर है, मैटर हमने फर्स्ट चैप्टर में समझा था कि कोई भी सब्सटेंस होता है आपके आसपास, वो मैटर होता है। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि आपके पास जो मैटर है आपके सराउंडिंग्स में, क्या वो प्योर है कि इम्प्योर है। तो इसी के कारण हमारे मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला मैटर का पार्ट होता है क्या, प्योर सब्सटेंसेस। दूसरा आपका होगा क्या, इम्प्योर सब्सटेंस, या फिर इसको हम बोलते हैं मिक्सचर। क्या होगा, मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्टली प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, दैट इज कॉमनली नोन एज मिक्सचर। आपको ऐसे करके क्लासिफिकेशन को डेराइव करना है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। अब आते हैं हमारे प्योर सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन पे। तो हमारा जो प्योर सब्सटेंस होता है ये दो पार्ट में क्लासीफाई है। तो पहला पार्ट इसका क्या है, पहला पार्ट इसका है एलिमेंट्स, यानी कि हमारा प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में क्लासिफाइड है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम आगे डिटेल में समझेंगे। पहले हम इनके बीच का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। क्या कि एलिमेंट्स को हम पूरी तरह से छोटे यानी सिंपलर पार्टिकल्स में तोड़ पाते हैं, और जो हमारा कंपाउंड होता है उसे हम पूरी तरह से नहीं तोड़ पाते हैं, इसको हम कम्प्लीटली नहीं तोड़ पाते हैं। तो यही सिंपल सा हमारा एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस है कि एलिमेंट्स को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कंपाउंड्स को हम कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एलिमेंट्स का एग्जांपल हो जाएगा आपके पास कॉपर हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, और बहुत सारे एग्जांपल होंगे आपके एलिमेंट्स के आपके सामने हैं। कंपाउंड्स का एग्जांपल क्या होगा, कंपाउंड्स का एग्जांपल हो जाएगा आपका वाटर, शुगर, सॉल्ट एटसेट्रा, और भी हमारे कंपाउंड्स के एग्जांपल हो सकते हैं। अब आते हैं हम अपने इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर के क्लासिफिकेशन पे। तो हमारा जो इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर होता है वो भी दो पार्ट में क्लासिफाई है। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में सिंपल सा डिफरेंस क्या है कि होमोजीनियस के पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यानी कि एक बराबर से इसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एक बराबर से, और इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यानी कि एक बराबर से नहीं, कहीं पे पार्टिकल ज़्यादा होंगे कहीं पे पार्टिकल कम होंगे, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यहाँ पे आप ज़्यादा कम से ना कंपेयर कीजिएगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब सिंपली आप समझिएगा कि इसमें जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो सेम साइज़ के पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पर जो आपका नॉन यूनिफॉर्म आएगा वहाँ पे किसी पार्टिकल का साइज़ बड़ा किसी का छोटा, या फिर आप बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स होमोजीनियस से बड़े होते हैं, जो कि हम आगे इन दोनों के बारे में डिटेल समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि होमोजीनियस का एग्जांपल हो जाएगा आपका क्या, शुगर हो गया, हाइड्रो क्या हो जाएगा आपका, शुगर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। ये आपके होमोजीनियस के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे ऐसे आप ना कीजिए। यहाँ पे आपका एग्जांपल होमोजीनियस है, यहाँ पे आप दिख रहा है ना इम्प्योर सब्सटेंस है, तो यहाँ पे जो आपका प्लस दिख रहा है यानी कि सॉल्यूशन बना, एक सॉल्यूशन, यानी कि अगर हम पानी में शुगर मिला देंगे तो वहाँ पे आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर यानी सॉल्यूशन बन जाएगा। और अगर हम वाटर में अल्कोहल मिला देंगे तो वहाँ पर भी आपका होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, वो आपको पता चलेगा आगे, तो इसके बारे में टेंशन ना लें। तो यहाँ पे आइए अब हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हो जाएगा। अगर आप सैंड को शुगर के साथ, यानी बालू मिट्टी जो होता है, बालू को अगर हम शुगर के साथ मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा हेट्रोजीनियस कंपोजिशन, और अगर हम वाटर को ऑयल के साथ मिला देंगे तो आपका हो जाएगा हेट्रोजीनियस। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, आगे आपका जो एलिमेंट्स होता है ना, अब इसके बारे में हमको डिटेल पढ़ना है, और इसका क्लासिफिकेशन के बारे में भी हमको कम्प्लीटली पढ़ना है। तो आइए अब समझते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है।
तो अब एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है। तो आपका दोस्तों जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट्स का डेफिनेशन क्या बनेगा, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में आता है जिसको हम दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में हम तोड़ नहीं सकते। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि एलिमेंट्स हमारा प्योर सब्सटेंस का टाइप है और उसको हम दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते। इसके बाद हमारा जो एलिमेंट्स होता है इसका भी क्लासिफिकेशन आता है, यानी कि 3 टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं मेटल्स, दूसरा होता है आपका मेटलॉइड्स, तीसरा होता है आपका नॉन मेटल्स। तो पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स, फिर पढ़ेंगे नॉन मेटल्स, फिर पढ़ेंगे हम मेटलॉइड्स। तो आइए, आप कहेंगे कि इनका प्रॉपर्टी इनको अलग अलग पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर देखेंगे इसमें आपका प्रॉपर्टी भी कवर हो रहा है। अगर आपको प्रॉपर्टी लिखना है तो इसको सेंटेंस के फॉर्म में बना के लिख लीजिएगा। आइए अब एक एक करके मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को समझते हैं। तो मेटल क्या होता है, तो मेटल आपका सिंपल सा होता है क्या, मेटल आपका मैलिएबल होता है, यानी कि अगर कोई भी मेटल आपने लिया तो आप उसको कितना भी मैलिएबल, यानी कि हम इसको पतला सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आप देखते हैं जो गोल्ड, तो आप जब गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं तो वो किसी भी गोल्ड्स को एकदम पतला सीट में कन्वर्ट करके देता है, तो यानी कि चपटा हो जाता है। इसी को हम कॉमन लैंग्वेज में बोले तो चपटा हो जाता है। यानी कि मैलिएबल का मतलब हो जाए क्या कि मैलिएबल एक कैपेसिटी है मेटल्स का कि वो कन्वर्ट हो जाए पतले सीट्स में। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम है डक्टाइल। तो जो आपका मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल यानी कि हमारे मेटल्स के पास एक कैपेसिटी होती है कि वो पतले पतले तार में कन्वर्ट हो सकें। किस में, पतले पतले तार में, यानी थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सके हमारे मेटल्स, इनके पास कैपेसिटी होती है। अब आते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि उस मेटल्स के अंदर हीट अच्छे से फ्लो करता है। अब मेटल का अब एग्जांपल क्या हो जाएगा, मेटल के एग्जांपल आप ले सकते हैं कॉपर, गोल्ड, आयरन, ये सारे आपका मेटल के एग्जांपल होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेटल समझ आ गया होगा, यानी कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होता है। मेटल मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आप जानते हैं नॉन मेटल्स क्या है। नॉन मेटल्स आपके मैलिएबल नहीं होते हैं, यानी कि हम नॉन मेटल्स को पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब आते हैं नॉन डक्टाइल, यानी जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब नॉन मेटल्स क्या हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ये हीट को कंडक्ट नहीं कर पाते, हीट को ये कंडक्ट नहीं कर पाते अपने अंदर। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका क्या, सल्फ़र हो गया, ऑक्सीजन हो गया। आप लकड़ी जो होता है आपका लकड़ी, ये आपका नॉन मेटल होता है, आप जान सकते हैं। यहाँ पर नॉन मेटल के एग्जांपल बहुत सारे आ जाएंगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स के बारे में रिवाइज़ करते हैं। पहले रुक से मेटलॉइड्स को भी ख़त्म करेंगे, उसके बाद रिवाइज़ कर देंगे। तो मेटलॉइड्स पे आते हैं। मेटलॉइड्स क्या हैं, सो सेम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड सम ऑफ नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल का भी और नॉन मेटल दोनों का भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे मेटलॉइड्स क्या हैं, मेटलॉइड्स शोज बोथ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी मेटलॉइड्स शो करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके मेटलॉइड्स का, तो मेटलॉइड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, और भी सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके मेटलॉइड्स का। तो अब आते हैं इन एलिमेंट्स के टाइप्स को हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो पहला आपका है मेटल। मेटल मैलिएबल होता है, यानी कि थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल आपका डक्टाइल होता है, यानी कि इसको हम पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि ये हीट को कंडक्ट करता है। मेटल आपका एग्जांपल हो जाएगा कॉपर, गोल्ड, आयरन। अब बात है नॉन मेटल्स, आपका नॉन मेलिएबल, यानी कि इसको हम सीड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये नॉन डक्टाइल होता है, यानी कि इसको हम थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि ये हीट को कंडक्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल आपके सामने है सल्फ़र, ऑक्सीजन। अब आते हैं मेटलॉइड्स पे।
मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक और सारे आपके मेटलॉइड्स के एग्जांपल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर दोस्तों एलिमेंट्स को ख़त्म कर दिया। एलिमेंट्स आएगा तो आपको इतना ही लिखना है। तो अब आप इसको अगर अपने नोट्स में लिखेंगे तो आप इसको बस सेंटेंस में बना लीजिएगा। ये आपका डेफिनेशन है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एलिमेंट्स का सारा समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कहाँ पर? अब चलते हैं हम कंपाउंड्स पे कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आइए कंपाउंड्स का डेफिनेशन समझते हैं। तो द कंपाउंड्स इज द प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ अप टू और मोर केमिकल एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन ए डिफरेंट रेशियो। कंपाउंड्स एक ऐसे प्योर सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से बने होते हैं। जो कि कैसे बने होते हैं? वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकल रूप में यानी केमिकली कंबाइंड होकर एक डेफिनिट रेशियो में यानी एक फिक्स रेशियो में। इस लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ क्या, कि अगर आप H2O लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक डेफिनिट मात्रा लेना पड़ेगा। यानी कि दो अगर वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेंगे तो आपका क्या बनेगा? तो आपका वाटर बनेगा। यानी कि 2:1 का रेशियो यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये आपके केमिकल रूप से कंबाइंड होते हैं। तो इस प्रकार आपका जो वाटर होता है, वाटर को हम एक बोल सकते हैं क्या, कि वाटर आपका एक कंपाउंड्स है। तो यहाँ से आपके कंपाउंड्स का डेफिनेशन क्या आ जाएगा कि कंपाउंड्स ऐसे प्योर सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज़्यादा मेटल एलिमेंट से बने होते हैं और वो केमिकल रूप से कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो या फिर डेफिनिट रेशियो में। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो आपके कंपाउंड्स होते हैं उनके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके। तो आइए पहले कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं, यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड डिफर फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो आपकी कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी होता है वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी जिससे वो बने हैं उससे डिफरेंट होता है। यानी कि जो आपका H2O था तो जब ये बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। आप ये समझ गए कैसे डिफरेंट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, कंबसन को क्या करता है? हाइड्रोजन आपके कंबसनलिस गैस है और ऑक्सीजन कंबसन को सपोर्ट करता है। और जो आपका वाटर होता है ये फायर को क्या करता है? फायर को बुझा देता है, यानी फायर को पुट ऑफ कर देता है। तो यही सिंपल से पहला प्रॉपर्टी बोल रहा है क्या, कि कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि उनका जो डिफरेंट होता है प्रॉपर्टी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स से, यानी जिससे वो बने होते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी पे कि कंपाउंड हैज़ फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड्स के पास मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी फिक्स होता है और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ये भी फिक्स होता है हमारे कंपाउंड्स के पास। ये भी एक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं उसके अंदर, कंपाउंड के अंदर, उनको हम केमिकल प्रोसेस के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर कंपाउंड समझ आ गया होगा। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से बना होता है, जो कि केमिकल रूप से कंबाइन होता है एक फिक्स रेशियो में। हमने इनका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा कि कंपाउंड्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से डिफरेंट होता है। कंपाउंड्स का फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कंपाउंड्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होता है उनको हम केमिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सब्सटेंस जो कि आपका है मिक्सचर। तो आइए अब चलते हैं मिक्सचर पे। मिक्सचर को समझते हैं कि क्या होता है मिक्सचर। तो मिक्सचर की डेफिनेशन आएगा क्या, कि इट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्सड इन एनी रेशियो और प्रोपोर्शन। मिक्सचर किससे बना होता है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड से हमारा मिक्सचर बना होता है। किससे? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स से हमारा मिक्सचर बना होता है।
और ये किसी भी रेशियो में, किसी भी प्रपोर्शन में ये कंबाइन हुआ रहता है। और ये मैं बता दूँ कि जो मिक्सचर होता है ये आपका फिजिकली कंबाइंड होता है। क्या होता है? फिजिकली कंबाइन होता है। जो आपका मिक्सचर होता है वो आपका फिजिकली कंबाइंड होता है, फिजिकली कंबाइंड होता है। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ पे। आप जानते हैं मिक्सचर के दो टाइप्स हैं। पहला आपका है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा आपका है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये दोनों टाइप के मिक्सचर आपको लर्न रखने हैं। तो मिक्सचर हमें समझ आ गया। मिक्सचर एक ऐसे सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड से बने होते हैं और वो किसी भी रेशियो या फिर प्रोपोर्शन में क्या होते हैं, बने होते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे, यानी कि मिक्सचर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस आर रिटेन्ड। मिक्सचर जिससे बना होता है, यानी कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, सेंड का कॉन्स्टिट्यूएंट जो होगा जिससे वो बना होगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंट के प्रॉपर्टी के सेम ही आपका मिक्सचर रहता है। यानी कि मिक्सचर का प्रॉपर्टी बदलता नहीं है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के ही सेम रहता है। नो न्यू कंपाउंड इज़ फॉर्मड। जो आपका मिक्सचर होता है ना, उससे कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता। एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। जो आपका मिक्सचर के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको हम फिजिकली मेथड करके सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि सेंड अगर शुगर के साथ मिल गया तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, शुगर को फिजिकल मेथड से निकाल सकते हैं। अगर आप सेंड को वाटर के साथ मिला दिए तो आप इस वाटर में से सेंड को फिजिकल मेथड यानी इवेपोरेशन से निकाल सकते हैं। तो यही सिंपल सा आपका प्रोसेस है थर्ड पॉइंट यानी प्रॉपर्टीज़ का। तो लास्ट प्रॉपर्टीज़ मिक्सचर की क्या है? इट डज नॉट हैव अ फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर्स के पास एक फिक्स मेल्टिंग और फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। क्या होता है? फिक्स मेल्टिंग और फिक्स बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर के पास नहीं होता है। सिंपल सा यही बात है। तो आइए इसको और डिटेल में समझते हैं कि इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं मिक्सचर को, इसके प्रॉपर्टीज़ को। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड से बना होता है और ये एक फिक्स रेशियो में नहीं बना होता है, किसी भी रेशियो या फिर प्रोपोर्शन में बना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मिक्सचर का टाइप जो कि आपका है होमोजीनियस मिक्सचर। तो आइए अब होमोजीनियस मिक्सचर को समझते हैं। यहाँ पे आपका हेडिंग क्या रहेगा? यहाँ पे आपका हेडिंग रहेगा दोस्तों होमोजीनियस मिक्सचर। क्या रहेगा? यहाँ का हेडिंग है होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर। आइए अब होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो सिंपल सा इसका कोई अनदर ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है। तो आइए इसको भी हम समझ लेते हैं कि क्या होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। तो सिंपली दोस्तों जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलके बना होता है। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आगे हम जानेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। तो पहले आइए इसके हम डेफिनेशन को जानते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के। क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर? एक ऐसा मिक्सचर होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से बना होता है। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ पे। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी? Its particles are too tiny and have a diameter of less than 1 nanometer। जो आपके होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। मतलब कि उनका डायमीटर होता है कितना? 1 नैनोमीटर। कितना होता है दोस्तों? 1 नैनोमीटर उनका क्या होता है यहाँ पर? डायामीटर होता है। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। द पार्टिकल आर नॉट विजिबल बाई नेकेड आइस। जो इनके पार्टिकल्स होते हैं उनको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, यानी कि ह्यूमन आई से हम देख नहीं सकते उनके पार्टिकल्स को होमोजीनियस मिक्सचर के। द पार्टिकल्स डू नॉट स्केटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम एंड हैंस नॉट सो द टिंडल इफेक्ट। अगर कोई भी लाइट का अगर बीम अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर से पास कराएंगे तो वो जो आपके होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स होंगे वो उनको स्कैटर नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपका यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर है इस बीकर में,
क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसके जो पार्टिकल होंगे ना, अगर कोई भी लाइट का बीम आएगा तो इस पार्टिकल से टकरा के चला जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो सिंपल सा यही बात है क्या, कि होमोजीनियस का जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट्स के बीम को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यही सिंपल सा आपका पॉइंट बोल रहा है। जो आपका डिफ्लेक्ट करने का ताकत होता है ना, उसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। द सॉल्यूट पार्टिकल नेवर सेटल डाउन ऑन कीपिंग अनडिस्टर्ब्ड। जो आपका सॉल्यूट पार्टिकल होता है, यानी कि मिक्सचर में एक क्या होता है, सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, या फिर सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो जो सॉल्यूट का पार्टिकल होता है ना, वो नीचे नहीं बैठता है। यानी कि अगर कोई भी आप वाटर लेंगे, अगर हम यहाँ पर H2O ले लें, H2O ले लें, और यहाँ पर हम सैंड ले लें, तो जो आपका सैंड होता है ना, वो यहाँ पर क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप होमोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे, और अगर हम वाटर ले लें H2O, और यहाँ पर हम ले लें शुगर, तो आपका जो शुगर है ना, वो नीचे नहीं बैठेगा, ये इसी पानी में क्या रहेगा, डिजॉल्व रहेगा। तो नॉट सेटल डाउन, वही प्रॉपर्टी बोल रहा है क्या, जो भी सॉल्यूट का पार्टिकल होता है वो नीचे बैठता नहीं है। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्टरेशन के प्रोसेस, यानी फिल्टर पेपर से आप इस होमोजीनियस के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। यही प्रॉपर्टी होता है आपके होमोजीनियस का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ होमोजीनियस को। अभी आपको हेटेरोजीनियस पढ़ना है, जो कि आगे है, तो टेंशन रख लीजिएगा। इसके बाद हम सॉल्यूशन पढ़ाएंगे, उससे पहले इसको रिपीट करते हैं होमोजीनियस को। होमोजीनियस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, एक ऐसा मिक्सचर होता है जो कि दो या दो सब्सटेंस से बना होता है। होमोजीनियस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, और उनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं। जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर की जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट के बीम को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, यानी कि टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर में, वो नीचे यानी सेटल डाउन नहीं होते हैं नीचे। और जो सॉल्यूशन का कंपोनेंट होता है उसको हम फिल्टरेशन मेथड्स के द्वारा हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा आपको। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा दिया है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो आइए हम समझ लेते हैं इसको। कुछ एक्स्ट्रा यानी एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, या आपको कुछ एक्स्ट्रा है। चलिए समझते हैं अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को। तो पहले आइए इन्हीं को समझ लेते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्स्ट्रा आप इसको ना पढ़ सकते हैं या फिर ना पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो आपका है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, आपके बुक में दिया है, तो पढ़ लीजिएगा। इस ट्रू सॉल्यूशन को भी पढ़ लीजिए। इधर का जो 3 सॉल्यूशन है इसको आपको पढ़ना है, इधर का 3 को नहीं पढ़ना है। तो इसको मैं समझा देता हूँ सिर्फ कि एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है। एक्वस सॉल्यूशन दोस्तों एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर को हम सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं। कैसे सॉल्वेंट, यानी कि हम सॉल्ट में अगर वाटर मिलाएंगे तो हम यहाँ पर जो सॉल्ट लिए ना, तो सॉल्ट आपका हो जाएगा सॉल्यूट, और यहाँ पर जो आपका वाटर है, वाटर आपका हो जाएगा सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो आपका वाटर होता है उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सॉल्वेंट के तरह पे। तो उन सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। जिन सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे क्या समझा कि एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पे हम सॉल्वेंट के रूप में वाटर की यूज़ करते हैं। अब आते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन पे, यानी कि जिस सॉल्यूशन में हम वाटर को सॉल्वेंट की तरह पे नहीं यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन का मतलब समझ आ रहा है। सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा जिस मिक्सचर में आपका सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। क्या होता है यहाँ पे, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। और इसी में से पहला टाइप ऑफ सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि
जिस सॉल्यूशन में हम वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में हम वाटर को सॉल्वेंट की तरह नहीं यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब आते हैं सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूटेड और कंसनट्रेटेड। तो हम वाटर के अमाउंट पे यानी सॉल्यूट जो होता है उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट होगा या फिर कंसनट्रेटेड होगा। आपको इससे फोकस नहीं करना है। अब आते हैं अपने इम्पॉर्टेंट पे, बहुत बहुत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न कर जाना है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। अब आते हैं ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपल सा क्या है ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूट पार्टिकल्स completely dissolve in solvent and are not visible, इसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। यानी कि ट्रू सॉल्यूशन एक ऐसा टाइप का सॉल्यूशन है जहाँ पे जो सॉल्यूट्स के पार्टिकल होते हैं वो सॉल्वेंट के साथ completely डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी कि वो हमें फिर से दिखते नहीं हैं। उन सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। यानी कि अगर आप वाटर में शुगर को मिलाएंगे तो शुगर आपका सॉल्यूट है और शुगर आपके वाटर में मिलते ही दिखता नहीं है, यानी कि विजिबल नहीं रहता है। तो इस सॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं कि एक ट्रू सॉल्यूशन के टाइप का सॉल्यूशन है। अब आते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा हमको टेम्परेचर ना देने पड़े, यानी कि नो मोर सॉल्यूट। इसका मतलब समझिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पे जो सॉल्यूट का मात्रा यानी सॉल्यूट का जो नंबर है ना, वो सॉल्यूट का नंबर फिल हो चुका है तो जितना चाहिए सॉल्वेंट के लिए। अगर सॉल्वेंट के लिए 5 सॉल्यूट का मात्रा चाहिए तो 5 सॉल्यूट आपका फिल हो चुके हैं, और अगर आप 6 दे देंगे सॉल्यूट्स को तो वो सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स आपके ज़्यादा हो जाएंगे और सॉल्वेंट्स कम हो जाएंगे। तो इस केस में दोस्तों हो जाता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे सॉल्यूट्स अब ज़्यादा ना डिज़ोल्व हो सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और कहाँ पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक जो गिवन टेम्परेचर आपके पास रहेगा उसी टेम्परेचर पे आपका डिजॉल्व नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो कि आपका है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सिंपल सा होता है क्या, आपका सैचुरेटेड का उल्टा, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे सॉल्यूट्स और ज़्यादा चाहिए डिज़ोल्व होने के लिए, यानी सॉल्यूट्स अभी फिल नहीं हुए हैं। यानी कि सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन डिज़ोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकते हैं उसी टेम्परेचर पे, तो उन सॉल्यूशन को बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इन 3 सॉल्यूशन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जहाँ पे सॉल्यूट का पार्टिकल सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है और फिर से वो हमें दिखता नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जहाँ पे ज़्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पे और ज़्यादा सॉल्यूट चाहिए डिज़ोल्व होने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि आपका है एलॉयज़। क्या है दोस्तों, एलॉयज़। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हम पढ़ लेते हैं एलॉयज़ क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होते हैं एलॉयज़, इनके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एलॉयज़ आर द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड अ नॉन मेटल्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। एलॉयज़ एक ऐसे मिक्सचर होते हैं। एलॉयज़ क्या होते हैं, एलॉयज़ मिक्सचर के ही एक टाइप होते हैं। यानी कि एलॉयज़ एक ऐसा टाइप ऑफ मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल से मिलकर बना होता है। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल से मिलकर बना होता है, और उनके कंपोनेंट को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि अलग अलग नहीं कर सकते। बट लेकिन
An alloy is considered as a mixture because it is so the property of its constituents and have a variable composition. लेकिन जो आपका अलॉय होता है उससे हम मिक्सचर इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्रॉपर्टी होते हैं ना वो वेरिएबल होते हैं, यानी कि बराबर चेंज होते रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मिक्सचर की प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, उसीलिए हम अलॉयज़ को मिक्सचर के कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। अलॉयज़ क्या होता है? अलॉयज़ एक ऐसा मिक्सचर होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलके बना होता है और उनके कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अलॉय से रिलेटेड क्या है। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमको यहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करना है, किसके हिसाब से? मास और वॉल्यूम के हिसाब से। जो उसके सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उसके हिसाब से हमको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। इसके लिए आपको दो तीन फार्मूले होंगे, इन दोनों फार्मूले को लर्न करना है डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला क्या है? मास बाई परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। जो आपका सॉल्यूशन है उसका हम परसेंटेज निकालेंगे मास के हिसाब से, यानी कि उसको हम सिंपल से इक्वल कर देंगे। हम उसके न्यूमरेटर में ले लेंगे जितना सॉल्यूट का मास है और डिनोमिनेटर में ले लेंगे जितना सॉल्वेंट का मास है, और हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे परसेंटेज में करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास, तो आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा, मास निकल के आ जाएगा परसेंटेज में सॉल्यूशन का। अब आते हैं मास बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। हमको मास निकालना है और वॉल्यूम में निकालना है, यानी मास बाई वॉल्यूम। यहाँ पे हमको मास बाई मास चाहिए, यहाँ पे चाहिए अब मास बाई वॉल्यूम, यानी मास को, सॉल्यूट के मास को वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपका मास बाई वॉल्यूम आ जाएगा। थर्ड रिएक्शन, थर्ड क्या है? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हमको फाइंड करना है, यानी कि सॉल्यूट का वॉल्यूम लेना है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम लेना है, उसको 100 से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर अलॉयज़ जो होंगे अलॉयज़ क्लियर होंगे। अलॉयज़ क्या होते हैं? अलॉयज़ एक ऐसे मिक्सचर होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिल के बने होते हैं। और यहाँ पर तीन फॉर्मूले थे। पहला मास बाई वॉल्यूम, यानी सॉल्यूट का मास लेकर सॉल्वेंट के मास से डिवाइड कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरा था आपका मास बाई वॉल्यूम, यानी कि सॉल्यूट का मास लेना है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम लेना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तीसरा था आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी कि सॉल्यूट का वॉल्यूम लेना है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम लेना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका है सॉल्युबिलिटी एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग। सॉल्युबिलिटी एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग, यानी घुलनशीलता, इसको बोलते हैं एक सिंपल सा क्या, घुलनशीलता, और इसको क्या कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनको पढ़ना है। तो आइए सॉल्युबिलिटी को स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी का पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यानी कि सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि हमारा सॉल्यूट का नंबर यानी अमाउंट एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कितना है, उसे ही हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या सिंपल सा मैंने क्या बोला? सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट का जो अमाउंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, जितना भी आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में मेजर करते हैं, तो वही बोलते हैं हम इस मिक्सर का, इस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी है। तो पहला आता है इसका कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो इसको अफेक्ट करता है पहला टेम्परेचर, फिर आता है दूसरा प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर दो फैक्टर है जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड जनरली इंक्रीज विथ टेम्परेचर बट फॉर गैसेस इट डिक्रीज। इसको समझिएगा कि जो सॉलिड्स का सॉल्युबिलिटी होता है लिक्विड में, कहाँ पे? लिक्विड में, वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है लेकिन गैसेस में घटता है।
इसका सिंपल सा मतलब है क्या कि जो भी सॉलिड्स का सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, और जो सॉलिड्स का सॉल्युबिलिटी है गैस में वो टेम्परेचर के साथ घटता है। ये पहला फैक्टर है टेम्परेचर। दूसरा प्रेशर। तो प्रेशर कैसे अफेक्ट करेगा? फॉर द मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूट्स प्रेजेंट डज नॉट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। सॉलिड्स जो मेजॉरिटी में होते हैं और लिक्विड्स जो सॉल्यूट्स के फॉर्म में होते हैं उसमें जो प्रेशर है वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रेशर है ना, ये प्रेशर आपके सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके गैस के लिए। यानी कि जब गैस का सॉल्युबिलिटी, जब गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो गैस का सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। यानी कि जो गैस का सॉल्युबिलिटी होता है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। जब आप सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेंगे तो गैस का प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी आपका इंक्रीज होगा। ये ऐसे करके ये फैक्टर है, अफेक्ट कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग क्लियर होगा, कैसे अफेक्ट करता है। कि जब आप पहला इस सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या समझे हम लोग। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी जितने भी अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? वो सॉलिड अगर लिक्विड में सॉल्यूबल है तो वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, अगर आपका सॉलिड गैस में सॉल्यूबल है तो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है। प्रेशर सिर्फ और सिर्फ गैस में अप्लाई होता है, यानी कि जब इंक्रीज करेंगे गैस का प्रेशर तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ, जो मिक्सर का टाइप था, सॉल्यूशन का टाइप था, वो है आपका सस्पेंशन। यानी कि हमको यहाँ पर 3 टाइप के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो पहला क्या है? पहला आपका है सॉल्यूशन, दूसरा आपका है सस्पेंशन, तीसरा आपका है कोलॉइड्स। ये 3 टाइप के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है जो कि आपके होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आते हैं। तो आइए सस्पेंशन को पढ़ते हैं। हेट्रोजीनियस आपको समझ आ गया होगा कि इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, और जो आपका सस्पेंशन होता है ये आपके हेट्रोजीनियस से ही रिलेटेड होता है। तो आइए सस्पेंशन का डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले कि सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रूआउट द बल्क ऑफ मीडियम। सस्पेंशन एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जहाँ पे जो सॉल्यूट का पार्टिकल होता है वो डिजॉल्व नहीं होता है, सस्पेंडेड होता है, यानी कि फैला हुआ होता है मीडियम में, बल्क के फॉर्म में। एग्जांपल आपका हो जाएगा चॉक, या फिर आप गेहूं को वाटर में मिला देंगे तो वो आपका एक सस्पेंशन बन जाएगा। चॉक को पानी में मिला देंगे तो आपका यहाँ पे एक सस्पेंशन बनेगा, और अगर आप आटा को पानी में मिला देंगे तो आपका एक सस्पेंशन बन जाएगा। हमने यहाँ पर सस्पेंशन का डेफिनेशन क्या समझा। सस्पेंशन क्या होता है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जहाँ पे सॉल्यूट का पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होता है, सस्पेंडेड फॉर्म में होता है, यानी कि सॉल्वेंट में आपका सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं सस्पेंशन। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जो आपका सॉल्यूट का पार्टिकल होता है ना वो नीचे बैठ जाता है। कहाँ पे? आपके सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है, और उसको हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाई फिल्टरेशन। हम फिल्टरेशन के प्रोसेस से हम सस्पेंशन को फिल्टर कर सकते हैं, यानी कि इसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि इसके अंदर पार्टिकल्स नॉन यूनिफॉर्म तरीके में पाए जाते हैं। The size of solute particle in suspension is quite large. It is larger than 100 mm in diameter. जो आपके सॉल्यूट्स के पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन में वो बड़े बड़े होते हैं, आपके 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा उनका डायामीटर होता है। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन ईजिली।
सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम ईजिली हम उनको देख पाते हैं। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं उनको हम फिल्टर पेपर से पास नहीं करा पाते हैं, सो द सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। इसी कारण हम सस्पेंशन को फिल्टरेशन के प्रोसेस से हम फिल्टर कर सकते हैं। तो आइए एक बार सस्पेंशन के प्रॉपर्टी को रिवाइज करते हैं कि क्या होता है। तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जहाँ पे सॉल्यूट का पार्टिकल कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है उसके मीडियम में, यानी कि वो सस्पेंडेड रहता है बल्क के फॉर्म में उनके मीडियम में। एग्जांपल आपका हो जाएगा चौक को अगर पानी में डालेंगे तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सस्पेंशन। अगर आप आटे को पानी में डालेंगे तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन में जो सॉल्यूट्स का पार्टिकल होता है वो नीचे बैठ जाता है बिना डिस्टर्ब किए। इनको हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर सकते हैं। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जो सॉल्यूट के पार्टिकल है उसका साइज सस्पेंशन में बहुत ही बड़ा होता है, आपका 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा उसका डायमीटर होता है। द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन ईजिली। जो आपका सस्पेंशन का पार्टिकल होता है उसको हम ईजिली देख सकते हैं। हम इसको क्यों बोल रहे हैं कि इसको हम फिल्टरेशन के प्रोसेस से हम इसको फिल्टर कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि जो सस्पेंशन का पार्टिकल होता है ना उसे हम फिल्टर पेपर से पास करा जाते हैं इजीली, पास नहीं करा पाते हैं इजीली, इसलिए हम इसको फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर पाते, इसलिए इसको हम फिल्टरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसका नाम है कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो आइए समझ लेते हैं इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलॉइडल सॉल्यूशन एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच जो साइज पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है, यानी कि 1 नैनोमीटर से लेकर 100 मिलीमीटर के बीच में पाए जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं 100 नैनोमीटर के बीच में पाए जाते हैं आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स। क्या होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन? कोलॉइडल सॉल्यूशन आपके ऐसे सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होते हैं जिसका पार्टिकल्स का साइज ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज के बीच में रहता है। जब आप कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ते हैं ना तो इसमें आपका 2 पॉइंट आता है। पहला रहता है आपका डिस्पर्ज फेस और दूसरा रहता है आपका डिस्पर्जन मीडियम। तो ये आप बच्चों को कंफ्यूज करता है ज़्यादा, तो आइए इसको भी हम समझ लेते हैं कि डिस्पर्ज फेस क्या होता है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। तो डिस्पर्स फेस क्या होता है? द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल्स इन अ कोलॉइडल फॉर्म ऑफ अ डिस्पर्स फेस। जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉल्यूट के जो कंपोनेंट होते हैं वो डिस्पर्स होता जाते हैं कोलॉइड के पार्टिकल्स के द्वारा, यानी कि अगर कोई आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन में उसका पार्टिकल्स है ना, अगर कोई भी कंपोनेंट आएगा सॉल्यूट का तो उसके कारण जो डिस्पर्स हो जाता है ना उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्स फेस। यानी कि जो भी सॉल्यूट का कंपोनेंट होता है वो डिस्पर्ज हो जाता है कोलॉइड्स के पार्टिकल्स की मदद से, तो उन्हें हम बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्ज फेस। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा, लेकिन आपको एक बार और समझा देता हूँ कि डिस्पर्ज फेस क्या होता है। डिस्पर्ज फेस एक ऐसा फेस होता है जहाँ पे जो सॉल्यूट का कंपोनेंट होता है वो डिस्पर्ज करता है कोलॉइड्स के पार्टिकल्स की मदद पे, वो डिस्पर्ज हो जाता है। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, यहाँ पे जो आपका सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है ना इसको समझिएगा। आप कई बच्चों को समझ नहीं आता इसलिए इतना मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्या होता है डिस्पर्ज फेस। डिस्पर्ज फेस सॉल्यूट के जैसा ही कंपोनेंट होता है, वो अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से अगर टकराता है तो वो डिस्पर्ज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्ज फेस। अब आते हैं डिस्पर्जन मीडियम पर। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्ज फेस इज सराउंडेड इन नोन डिस्पर्जन मीडियम। जो आपका डिस्पर्ज फेस होता है ना वो जिन जिन कंपोनेंट से सराउंड होता है उसे ही हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम।
तो डिस्पर्जन मीडियम के प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। कोलॉइडल इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी हिला दिया। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। जो आपके कोलॉइड्स होते हैं यहाँ पे देखिएगा, ये डिस्पर्जन की प्रॉपर्टी नहीं है, आपके कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। जो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स का जो साइज होता है ना, वो छोटा होता है, लेकिन वो आँख से ह्यूमन आई से देखे जा सकते हैं। Colloids are being enough to scatter the beam of light passing through it and make its path visible. कोलॉइड्स के पास इतनी क्षमता होता है कि वो लाइट्स के बीम को, जो लाइट आ रहा है उसको वो स्कैटर कर सके और जो रास्ता है वो विजिबल रहेगा। दे डू नॉट सेटल डाउन। जो कोलॉइड के पार्टिकल होते हैं वो सेटल नहीं होते हैं, यानी आखिरी में वो बैठते नहीं है नीचे, स्टेबल रहता है आपके कोलॉइड यहाँ पर। They can't be separated from the mixture by the process of filtration. फिल्टरेशन के प्रोसेस के द्वारा हम इसको फिल्टर नहीं कर सकते इस कोलॉइड को। But a special technique of separation known as centrifugation can be used to separate the colloidal particle. लेकिन एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, वो यूज़ करते हैं हम कोलॉइड्स के पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड पढ़ा। क्या होता है कोलॉइड्स का प्रॉपर्टी? कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। पार्टिकल का साइज क्या होता है? इतना छोटा होता है कि जिसे हम ना आँख से हम देख सकते हैं। जो कोलॉइड होता है वो स्कैटर कर देता है लाइट के बीम जो पास होता है, इसका आगे जो पाथ होता है वो विजिबल रहता है। डू नॉट सेटल डाउन, ये सेटल नहीं हो पाते, यानी जो इसके कोलॉइड्स के पार्टिकल होते हैं ना वो नीचे बैठते नहीं हैं। जो कोलॉइड होते हैं उसको हम फिजिकल प्रोसेस तो सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन नाम की एक टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। बात है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट की बात ऊपर चल रही थी ऊपर वाले पेज में, तो आइए उसको हम यहाँ पर एक बार क्लियरली समझ लेते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। Tyndall effect is the scattering of light by particles in a colloids or else particle in a very fine suspension. टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट जो लाइट स्कैटर करने का कैपेसिटी होता है कोलॉइड्स के पार्टिकल के पास या फिर अदर पार्टिकल के पास सस्पेंशन के, तो उसी एबिलिटी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। सिंपली आप बोल सकते हैं ये स्कैटरिंग का ये एक टाइप है। अगर हमारे सस्पेंशन या फिर कोलॉइड्स के पार्टिकल किसी भी लाइट को स्कैटर कर पाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब आते हैं सेपरेशन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर के सेपरेशन कंपोनेंट, यानी किसी भी मिक्सचर को हम कैसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। तो आपके जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं तो उनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो मेथड इंक्लूड हैंड पिकिंग, सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। तो फिजिकल मेथड क्या है? फिजिकल मेथड आपका हैंड पिकिंग, यानी कि हाथों से आप किसी भी पार्टिकल को सेपरेट कर रहे हैं। सीविंग या फिर फिल्टरेशन से आप कर रहे हैं। 3 मेथड आपके पास हैं। अब आते हैं सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड। 2 इमिसिबल लिक्विड्स का हम कैसे यहाँ पर सेपरेशन करेंगे, यानी कि मिसिबल लिक्विड का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जिनका पार्टिकल्स हमको ना दिखा हो। तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो इमिसिबल लिक्विड्स का कैसे हम सेपरेशन करेंगे। तो द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स इज डन बाय यूजिंग द सेपरेशन फनल। सेपरेशन फ्यूनल की मदद से हम 2 इमिसिबल लिक्विड्स के पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। तो सेपरेशन फ्यूनल का हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन देखते हैं क्या। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द extraction of iron from its ore, immiscible liquids break out into layer according to their densities, which is the basic idea behind the separation of immiscible liquid using a separation funnel. इस एप्लीकेशन में क्या बताया जा रहा है आपको कि हमको अगर ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करना हो और आयरन को निकालना हो उसके ओर से। ओर क्या होता है? जो रॉ मटेरियल होता है उसे हम बोलते हैं ओर। यानी कि अगर हमको ऑयल को वाटर से सेपरेट करना हो और हमको आयरन को उसके ओर से निकालना हो तो क्या करेंगे? तो सिंपल से दोस्तों क्या होता है, मिसिबल लिक्विड ब्रेक आउट इनटू लेयर।
जो इमिसिबल लिक्विड होता है ना, वो लेयर पे हमको छोड़ देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज़, उसकी डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंग हमको छोड़ते हैं लेयर्स के पास। विच इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड द सेपरेशन, जो आपका एकदम बेसिक आइडिया है इमिसिबल लिक्विड्स का सेपरेट करने का सेपरेटिंग फ्यूनल की मदद से। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, जो कि आपका है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है दोस्तों? सेंट्रीफ्यूगेशन इज आवर नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। तो आइए अब समझते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। आप थोड़ा बाहर के नॉइस से इग्नोर कीजिएगा। आइए अब समझते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि मैंने आपको बताया है कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक सेपरेशन टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में। तो आइए सेंट्रीफ्यूगेशन को यूज़ करते हैं। द प्रिंसिपल इज दैट डेंसर पार्टिकल एंड फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जो आपका डेंसर पार्टिकल यानी जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो पार्टिकल नीचे बैठ जाता है और जिसके डेंसिटी कम है वो पार्टिकल ऊपर आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। द मिक्सचर इज रोटेटेड रैपिडली सो दैट दे हैवियर पार्टिकल इन द मिक्सचर सेटल डाउन टू द बॉटम। ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रोटेट किया जाता है यानी घुमाते हैं हम इस प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन को, क्योंकि जो आपका पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो सकें और ऊपर आ सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डेंसर पार्टिकल होता है वो नीचे सेटल हो जाता है और जो आपका रेयरर पार्टिकल या फिर लाइटर पार्टिकल होता है वो टॉप में चला जाता है। इस मिक्सचर को हम बहुत ही तेज़ी से घुमाते हैं क्योंकि जो आपका डेंसर होगा उसको जल्दी से नीचे हम बैठा सकें। और अब बात जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस जिसका नाम है इवेपोरेशन। ये भी एक टाइप का सेपरेशन टेक्निक है। तो आइए इसको समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन कलर कंपोनेंट फ्रॉम अ ब्लू ब्लैक इंक। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन वाटर। जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो कलर कंपोनेंट को ऑब्टेन करने के लिए बनाया गया है। यानी कि जो भी आपके कलर कंपोनेंट है, यानी कि कोई भी अगर आपका नीला और काला इंक है आपके पेन का, उसमें से कलर कंपोनेंट जो कलर होगा ब्लू और ब्लैक उसको हटा देगा। तो इसी प्रोसेस को जो आपका इवेपोरेशन का है उससे हम यूज़ करते हैं। किस लिए? जो पानी में कोई भी सब्सटेंस अगर डिजॉल्व है तो हम पानी को इवेपोरेट करके यानी कि उड़ा के हम उस सब्सटेंस को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे इवेपोरेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड वेपराइज ईजिली देन द सॉलिड। ये एक फैक्ट पे निर्भर करता है कि जहाँ पे लिक्विड जो होता है वो जल्दी से वेपराइज हो जाता है सॉलिड्स के बदले। इसी फैक्ट पे निर्भर करता है आपका इवेपोरेशन। हेल्प इन सेपरेटिंग वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। जो आपका इवेपोरेशन होता है वो वोलेटाइल सब्सटेंस से को सेपरेट करने के लिए हेल्प करता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस से। यूज टू डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फ्रॉम अ ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। जो आपका इवेपोरेशन होता है उसको हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज में यानी साइंटिस्ट लैब में, क्योंकि ब्लड का और यूरिन का टेस्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर इवेपोरेशन क्लियर हो गया होगा। इवेपोरेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी वाटर में। अगर कोई भी सॉल्यूट हो तो उसको हम सेपरेट करने के लिए यानी कि हम वाटर को उड़ा देते हैं, हम सॉल्यूट को ना ले लेते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज से इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपका क्या है दोस्तों? जो कि आपका है सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स। जो कि आपको यहाँ पे इसको छोड़ ही दे क्योंकि आगे उस पीछे हमने पढ़ लिया है कि सेपरेटिंग फ्यूनल की मदद से हम इसको सेपरेट करते हैं। लेकिन एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ कि द सेपरेशन ऑफ सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स इज कैरिड आउट बाय यूज ऑफ फ्यूनल। फनल की यूज से हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं दो इमिसिबल लिक्विड को। इसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल होता है ना वो डेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है। लेयर्स का डेंसिटी होता है ना उस पर निर्भर करता है बेसिक प्रिंसिपल इमिसिबल लिक्विड्स के सेपरेशन को। तब आ जाता है नेक्स्ट टाइप ऑफ सेपरेशन टेक्निक जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रोमेटोग्राफी। याद रखिए इसको क्या बोलते हैं हम? क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं हम। इस सेपरेशन टेक्निक को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ये क्या होता है? यूज टू सेपरेट दूध सॉल्यूट विच डिजोल्व इन अ सेम सॉल्वेंट। अगर सेम सॉल्वेंट में सॉल्यूट्स डिजोल्व हैं तो उसको हमको निकालने के लिए यूज़ करते हैं हम कौन सा टेक्निक? क्रोमेटोग्राफी। तो आइए इसको हम यहाँ पर रीड करते हैं क्या होता है क्रोमेटोग्राफी।
इसको हम यूज़ करते हैं सेम सॉल्वेंट में, जो सॉल्यूट डिजॉल्व है उसको हम निकालने के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, कलर्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ होता है आपका क्रोमेटोग्राफी, के इसलिए यूज़ होता है कलर्स को सेपरेट करने के लिए। द कलर विच आर मोर सोल्यूबल इन वाटर रीज फास्टर एंड गेट सेपरेटेड इनटू लेयर्स। जो कलर ज़्यादा वाटर में सोल्यूबल होता है वो जल्दी से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है और कलर्स में मिल जाता है आपके पास। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या है आपका अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन द सम एग्जांपल ऑफ सबलाइम। जो सबलाइम होता है उसके एग्जांपल आपके पास यहाँ पर गिवन है, इस पॉइंट को आप इग्नोर कीजिएगा। इन 3 पॉइंट को आपको लर्न करना है। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी यूज होता है सेम सॉल्वेंट में डिजॉल्व सॉल्यूट्स को बाहर निकालने के लिए, ये हम यूज़ करते हैं कलर्स के सेपरेशन के लिए भी, और ये फास्टर होता है, कलर को जल्दी से निकाल कर दे देता है आपके पास। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जो कि आपका डिस्टिलेशन। क्या दोस्तों, डिस्टिलेशन, नेक्स्ट प्रोसेस इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 इमिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। इस उन कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज होता है मिक्सचर से कि जो जिनके पास 2 इमिसिबल लिक्विड्स है और उनको हम बॉयल कर देते हैं बिना डिकम्पोज किए, और डिफरेंस उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी डिफरेंस करता है। द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय दिस मेथड। जो एसीटोन का मिक्सचर होता है वाटर के साथ, उसको हम सेपरेट करते हैं इस मेथड के द्वारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर डिस्टिलेशन भी क्लियर होगा। अब आते हैं लास्ट प्रोसेस, दो टॉपिक है आपका, जो कि आपका पहला आपका क्रिस्टलाइजेशन, दूसरा आपका है फिजिकल और केमिकल चेंज। पहले आते हैं क्रिस्टलाइजेशन को समझते हैं, क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सॉलिड एंड प्योरीफाई इट। क्रिस्टलाइजेशन हम यूज़ करते हैं जो सॉलिड में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है उन्हें हम रिमूव करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इट सेपरेट अ प्योर सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर इन अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ये जो प्योर सॉलिड होता है उसको क्रिस्टल के फॉर्म से सेपरेट कर देता है। इट इज़ बेटर मेथड देन इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन से बेटर है, क्योंकि 2 रीजन आपके पास है। क्या कि सॉलिड डिकम्पोज और सेम लाइक शुगर में गेट चेयर्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। सॉलिड डिकम्पोज हो जाता है, क्या होता है दोस्तों, सॉलिड डिकम्पोज और सेम। सॉलिड क्या होता है दोस्तों, डिकम्पोज हो जाता है शुगर के जैसे, और उसको ड्राइनेस के लिए भी हीटिंग कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड, क्या रीजन है, सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्टराइजेशन। फिल्टरेशन के बाद भी कुछ इम्प्योरिटीज बच जाता है ऑन इवापोरेशन कंटेमिनेट द सॉलिड। इवापोरेशन के दौरान वो सॉलिड को कंटेमिनेट कर देता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपका है फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज आपके बुक में लास्ट में दिया गया है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं कि क्या होता है फिजिकल चेंज और क्या होता है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, द प्रोसेस विच ब्रिंग अबाउट changes in physical properties and no new substance are formed are physical changes. The common physical change are change in color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. फिजिकल चेंज क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज लाता है, जहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। कुछ कॉमन फिजिकल चेंज बताएंगे आपके, क्या कि किसी भी कलर में चेंज हो जाता है, हार्डनेस में चेंज हो जाता है, रिजिडिटी में चेंज हो जाता है, या फिर फ्लूइडिटी में चेंज हो जाता है, डेंसिटी में चेंज होता है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट में अगर चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, फिजिकल चेंज। तो उम्मीद करता हूँ कि फिजिकल चेंज आपको क्लियर होगा। आते हैं अब केमिकल चेंज पे। केमिकल चेंज क्या होता है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस गेट चेंज आर केमिकल चेंज। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बनता है और उन सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। सम केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑर्डर, इनफ्लेमेबिलिटी एटसेट्रा। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है जो उनके स्मेल में चेंज करता है, यानी ऑर्डर में चेंज लाता है, इनफ्लेमेबिलिटी में भी चेंज ला देता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, लेकिन एक बार और रिवाइज करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल चेंज को। फिजिकल चेंज क्या होता है, एक ऐसा चेंज हो जाता है जहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज लाता है, उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। आपके कुछ एग्जांपल हैं,
केमिकल चेंज क्या होता है, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है और नया सब्सटेंस यहाँ पे बनता है, उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको कंप्लीट देखा होगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।